यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं मनी ईक्यू एंड मनी आईक्यू के बारे में। सो मनी ईक्यू और आईक्यू दोनों कंबाइन होके जब लोगों के बिहेवियर में आते हैं, हैबिट्स में आते हैं, देन डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बिकॉज उसके पास एक तो इमोशनल कंट्रोल है अपने मनी के ऊपर। दूसरी चीज, उसको इंटेलिजेंस है मनी के बारे में, जो कि मनी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बजटिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, डेट मैनेजमेंट, सेविंग्स, स्पेंडिंग, सब कुछ उसको पता होता है। इसलिए वो अपने जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज करता है, और साथ ही साथ अपनी जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करके अपने पैसे को सही डायरेक्शन देता है। और डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज कर पाता है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि उनके पास करोड़ों रुपए आने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो फिर से वहीं की वहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बैलेंस नहीं है मनी ईक्यू एंड आईक्यू का। मनी ईक्यू, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 1 करोड़ रुपया आया है तो 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, 50 लाख का घर खरीद लिया, वाइफ को गिफ्ट दे दिया, कहीं घूमने चले गए। 1 करोड़ का 1 करोड़ पूरा का पूरा उन्होंने खर्च कर दिया, और उन्होंने प्लान नहीं किया। मीन्स उन्होंने अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं किया, ईक्यू पे। और आईक्यू उनके पास था नहीं, बिकॉज उनके पास सडनली पैसा आया था। सो अगर हमें लाइफ में सच में ग्रो करना है तो हमारे पास मनी ईक्यू और आईक्यू दोनों का बैलेंस होना चाहिए। लास्ट सेशन में जैसा हमने बात किया था कि 4 तरह की पर्सनालिटीज होती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेंडिंग हैबिट्स। स्पेंडर, सेवर, एक आई डोंट रिमेम्बर, स्पेंडर, सेवर, रिकॉल कर पा रहे हैं क्या आप? तो 4 जो कैटेगरीज होती हैं, सबके साथ सबका बिहेवियर होता है। वो क्या होता है? वो मनी का इमोशनल कोसेंट जो है, जिसका जिस तरफ से ज्यादा है उसी अकॉर्डिंग करेगा। किसी का इमोशनल बिहेवियर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो स्पेंडर कैटेगरी में आ गया। दूसरा ऐसा है जो कि टाइट फिस्टेड है अपने मनी के साथ में, जो कि अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाह रहा है, हाथ से निकलने नहीं दे रहा है, तो वो हो गया सेवर। तीसरा इन्वेस्टर कैटेगरी थी, उसको पता है कि हमें पैसे को सेव करना है और उससे हमें सही डायरेक्शन देके इन्वेस्टमेंट करना, ताकि मेरा पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा और मुझे ज्यादा पैसा अर्न करके देगा। सो उनको लोग बोलते हैं मेक मनी वर्क फॉर यू। वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। देन चौथी कैटेगरी होती है जिनको पैसे से कोई लेना देना नहीं, मैं कमाऊंगा, मैं दूसरे लोगों को दे दूंगा मैनेज करने के लिए। वो पैसे से बचते हैं, अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा टेंशन है। सो मैं अपने इस सीट को शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन को, देन आगे हम बात करेंगे। यस। तो मनी ईक्यू, मनी ईक्यू क्या है? मनी ईक्यू रेफर्स आवर इमोशनल इंटेलिजेंस इन डीलिंग विद फाइनेंसेस। It encompasses our feeling towards money, deep-seated belief we harbor, and patterns that influence our financial behavior, earning, saving, spending. It's our relationship with money. Yes, हमारा मनी के साथ रिलेशनशिप क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा खर्च करते टाइम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं यार मेरा पैसा लॉस हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पैसा खर्च करने में एंजॉयमेंट आता है, आगे बढ़ के पैसा खर्च करते हैं। वो क्या है? उनका जो इमोशनल कंट्रोल है, पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है, वो डिसाइड करता है कि आपका किस तरह का बिहेवियर होने वाला है जब आप पैसा स्पेंडिंग करेंगे तब। वही जो हमने लास्ट टाइम सेशन में बोला था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी प्रीवियस जनरेशन से, उनसे हमें जो बिहेवियर मिला है वही हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्शन होता है। जो हमने देखा है हमारी फैमिली में, ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से, उनका जो स्पेंडिंग हैबिट थी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं दूसरे लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा है, जहां से सीखा है, उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें होती है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका बिहेवियर क्या है, फिर आपको समझना है वो बिहेवियर आपके लिए सही है गलत है। हो सकता है एक सर्टेन टाइम पे आप दो अलग अलग पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हो। एक बार हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्पेंडर कैटेगरी में आ जाते हो, दूसरी तरफ हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज्यादा सेवर कैटेगरी में आते हो। ऐसा होता है सर्टेन कंडीशंस के बेस पे। बट आपको
उतना कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे सेवर कैटेगरी में रहना है, अपने आप को रखना है, या फिर दूसरी कैटेगरी जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करना है अपने आप को। ये आपको हेल्प करेगी कि आपका ट्रिगर क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करेगी अगर आप नहीं समझेंगे इसको तो। देन सेल्फ रेगुलेशन, जब आपने समझ लिया तो आप अपने मनी के जो इमोशंस है उसको आप कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जब लें तो आप इमोशनल होकर डिसीजंस ना लें। वही आपके स्पेंडिंग में, सेविंग में डिसिप्लिन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हैं। और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जो आपके गोल्स होंगे, जो आपने डिसाइड किया है कि आपके गोल्स क्या हैं, और जब आप अपने गोल के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। यस, अगर कोई बच्चा, कोई आदमी प्लान करता है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए मुझे पैसा बचाना है, तो वो उस पैसे को कभी भी फालतू गलत जगह खर्च नहीं करेगा, बिकॉज ही इज कनेक्टेड इमोशनली विद दैट मनी, विद दिस गोल। दूसरी तरफ मैंने अगर एंजॉयमेंट के लिए पैसा रखा है, तो ठीक है, मेरा एक लॉन्ग टर्म का गोल है, मुझे लग रहा है यार इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है आज एंजॉय करते हैं, कल का कल देखेंगे, क्योंकि उसके गोल के साथ मेरा इमोशन अलग टाइप से जुड़ा हुआ है। तो जिस टाइप के इमोशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मोटिवेशन मिलता है। लोगों को रिटायरमेंट के बारे में इमोशन नहीं है अभी। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं काम करूंगा, पैसा बना लूंगा, मेरा एक प्रॉपर्टी है, ये सब करके मैं अपने रिटायरमेंट को गुजार लूंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अच्छी एजुकेशन दे दूंगा, उनसे मैं पैसा ले लूंगा। द मोमेंट जिसको ये रियलाइज हो गया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो अपने रिटायरमेंट गोल को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वही है कि मुझे अपने रिटायरमेंट लाइफ को भी सही से एंजॉय करना है। देन एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशनल रिलेशनशिप विद मनी, बिल्डिंग सपोर्टिव फाइनेंशियल रिलेशनशिप। यस, हमें दूसरों के जो भी रिलेशनशिप है मनी के साथ में, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना है। कुछ लोग लोगों का मजाक बनाते हैं, यार बहुत कंजूस है, इसको तो ऐसा ही है, पैसा दबा के रखता है। इट्स ओके, उसका बिहेवियर है, हर किसी का अलग बिहेवियर होता है। वो उसको कहाँ से आया? उसकी प्रीवियस जनरेशन से आया, सर्टेन कंडीशंस उसकी लाइफ में ऐसी रही होंगी जहां से उसके पास आया। तो हमें किसी के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलना है, उसको हमें सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करना है, ताकि वो सपोर्टिव सिस्टम ऐसा रहे कि उसके बिहेवियर को चेंज करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। अगर किसी को क्रिटिसाइज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको अच्छा बिहेव माहौल देंगे, एनवायरमेंट देंगे, देन डेफिनेटली उसको फील होगा कि यस मुझे भी चेंज करना चाहिए, बिकॉज दूसरे लोग ये सब करके अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। देन सोशल स्किल्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद मनी। यस, जब पैसे की बात आती है लोग क्या बोलते हैं? अमीर लोग बहुत खराब होते हैं। जिसको देखा है अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, बर्बाद करते हैं पैसे को, केयर नहीं करते हैं, पैसा आने के बाद लोगों के अंदर घमंड आ जाता है। ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन आते हैं। जब आप उस अमीर इंसान के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप कल बोलेंगे मुझे उतने उसके बराबर अमीर बनना है, तो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है कि आप जिसके बारे में गलत बोल रहे हैं उसकी तरह आप बनना चाह रहे हैं। जो आपको मनी के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना, नेगेटिव कम्युनिकेशन नहीं करना आपको। और आपको कोलेबोरेशन कर सकते हैं आप दूसरों के साथ में, डिस्कशन अच्छा करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे आप। कोलेबोरेशन मीन्स दोनों का बेनिफिट वाला काम। जब आप दूसरों के साथ कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे के लिए विन विन सिचुएशन है, एक को बिजनेस मिल रहा है, दूसरे को भी बिजनेस मिल रहा है। अगर कोई आपको लर्निंग दे रहा है, आप उसको पे ऑफ कर रहे हैं, डेफिनेटली दोनों के लिए अच्छा है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोशल स्किल्स क्रिएट करना है, सोशल एनवायरमेंट क्रिएट करना है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। देन स्ट्रेटजीज क्या होती है? यस, ये सब चीजें हम जब बोल रहे हैं कि हमारा बिहेवियर है, तो बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हमें ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो हमारा सर्टन बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। लिमिटिंग बिलीफ अगर पैसे के बारे में किसी का है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं हम, बट हमें पहले उस पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ेगा जहां से वो बिहेवियर आ रहा है, हमारा बिलीफ आ रहा है। स्टडीज टू एनहांस मनी ईक्यू, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, आपको रिफ्लेक्ट करना है, कहाँ से आया, क्या चीज हुई, आपको उसके लिख सकते हैं, आप आंख बंद करके सोच सकते हैं उसके बारे में, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कहाँ से आ रहा है। जब आपको आइडेंटिफाई होगा वो सर्टेन बिहेवियर, देन आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी है जिसके लिए आपका, अगर आपका सर्टेन गोल अचीव करना उसके लिए आप गोल कार्ड रख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने अफर्मेशंस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस मेडिटेशन टू रिड्यूस मनी रिलेटेड एंजाइटी, यस आई एम ए मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस टाइप के जब अफर्मेशंस बोलेंगे आप, डेफिनेटली आपका जो मनी से रिलेटेड निगेटिव थॉट्स है वो निकलेंगे आपके। और जब आपके फाइनेंशियल डिस्कशंस जब होते हैं उस टाइम पे आपको अवेलेबल रहना, अवॉइड नहीं करना है, बट नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, पैसे के बारे में पॉजिटिव रखना है, इमोशंस रखना है आपको पैसे के बारे में। देन फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे आप, लर्न करेंगे पर्सनल फाइनेंस को, फंडामेंटल्स को सीखेंगे, डेफिनेटली यू आर हेयर, इट मीन्स यू आर लर्निंग, so attend workshop on emotional spending and saving, then seeking support, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं जहां से आपको हेल्प मिले, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली यू आर हेयर इन माय कम्युनिटी, सो ये सब चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट योर मनी। तो इम्पैक्ट ऑफ मनी ईक्यू ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस, यस अगर आपका मनी ईक्यू के ऊपर कंट्रोल है, आपका आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो आप अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो सोच समझ के लेंगे, रैंडम डिसीजंस नहीं लेंगे, आप प्लान करेंगे अपने डिसीजंस को। बहुत सारे लोगों को देखा है कि अमेजोन पे जाते हैं एक चीज खरीदने के लिए, कार्ट में 10 चीजें 20 चीज ऐड कर लेते हैं, अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है वो सेम डे पेमेंट कर देते हैं, अदरवाइज वो इंतजार करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 24 आवर्स रूल, जो चीज हमें खरीदने की आज जरूरत लग रही है, वेट फॉर 24 आवर्स, आपको 24 घंटे के लिए इंतजार करना है, 24 घंटे बाद भी आपको सेम अर्जेंसी सेम रिक्वायरमेंट फील होती है, गो फॉर इट, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती है, बट हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मल्टीपल ऐड आते हैं, उन ऐड को हम क्लिक करते हैं, रिडायरेक्ट होते हैं फेसबुक पे, फेसबुक से अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, और हम मल्टीपल चीजें परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद वो चीजें कई बार यूज भी नहीं होती हैं। तो हमें उन चीजों को इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे हम अगर हमारे मनी यूके के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा सर्टेन बिहेवियर क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। देन बिल्डिंग रेजिलियंस, अगर आपके फाइनेंशियल सेटबैक्स हैं तो उनको पॉजिटिवली लेना है, आपको सिस्टमेटिक वे में प्लान करना है, ताकि आपके जो सेटबैक्स हैं, कुछ नेगेटिव हैपनिंग्स हुई है आपके लाइफ में, उनको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपके फाइनेंशियल प्लान को बनाना है ताकि आप अपने इमोशनल चेंजेस को इंप्लीमेंट कर पाए। अगर हम अपने फाइनेंशियल प्लान को नहीं बनाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, मैं 5 साल से 6 साल से SIP कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा मैंने कलेक्ट कर लिया, तो छोटा सा इश्यू आया, किसी ने मुझे फोन करके बोला, फ्रेंड ने, कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा दे दीजिए, हम उसको ना नहीं बोल पाते हैं, और हम जो हमने सेविंग 5 साल 6 साल से किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया, जो हमारा पैसा ग्रो हो रहा है, उसको डिसकंटिन्यू करके हम किसी और को पैसा दे देते हैं। तो हमें उतना अवेयरनेस रखनी है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, और वही अगर आपने गोल के साथ कनेक्ट करके अपने पैसे को रखा होता, देन डेफिनेटली आप अपने पैसे को किसी और को नहीं देंगे, बिकॉज आपको पता है कि उस गोल को अचीव करना है, आपको टाइम से करना अचीव। जब आपको गोल के लिए पैसे की जरूरत है, हो सकता है उस टाइम पे आपको पैसा ना मिले। देन आता है एनहांसिंग रिलेशनशिप्स, यस पैसे के बारे में आपको रिलेशनशिप एनहांस करना है, कम्युनिकेशन करना है पैसे से। पैसे से कम्युनिकेशन कैसे होगा, हैप्पी मनी, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलता है और आप पैसा देते हैं। सो आपने कोई चीज खरीदी, लेट्स सपोज मैंने ये फोन खरीदा, तो रिप्लेसमेंट में मुझे फोन मिला, मैंने पैसा दिया, तो थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, मुझे शाम को खाना मिला,
मुझे कुछ अच्छी चीज मिल रही है मेरे घर में, अच्छे कपड़े पहन पा रहा हूं मैं, थैंक यू मनी। जो भी चीज आप ट्रांजेक्शन करते हैं मनी का, उस टाइम पे आप कम्युनिकेशन करेंगे। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे देन डेफिनेटली आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगा मनी के साथ में। आपको कभी भी किसी को पैसा देते टाइम नेगेटिव थॉट नहीं रखना है कि मेरे पैसा जा रहा है। आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, थैंक यू मनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, गो देयर एंड कम बैक विद मल्टीप्लीकेशन। ये से प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीजें डेफिनेटली, बट आप कर सकते हैं इनको। और जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है, फाइनेंशियल सक्सेस आती है। और वहां आप अपने इमोशनल को बैलेंस कर पाते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं, और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस प्रॉपरली लेते हैं। और आपका फाइनेंशियल बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है आपके द्वारा, न कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के द्वारा। आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को खुद डिसाइड करोगे कि मुझे किस पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा बिहेवियर शो करना है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल। सो इसके लिए एक मैं एक्सरसाइज कराता हूं, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। सो जस्ट आपके पास जो भी आपके पॉकेट में नोट है उसको निकाल लीजिए आप। जो भी सबसे बड़ा नोट है, 500 रुपए का, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए का नोट है नहीं अभी, 100 रुपए जो भी है, आप उसको अपने हाथ में रखिए। यस सर, अभिषेक जी। यस सर। यस, कैमरा पे आइए, करते हैं यस कुछ सर। एक्सरसाइज। मैंने सीखा है अभी रिसेंटली हो। यस सर। यस। सो ये क्या है, मनी के साथ हमारा, हमें इमोशंस शो करना है कि हम्म। हमें मनी के साथ कन्वर्जेशन वाली जो बात आई है, तो उसको क्या है कि हम मनी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। हे मनी, आर यू हैप्पी विद मी? यस, आई एम हैप्पी विद यू। आई एम so much lucky that I have with you, I have you. Thank you, money, for coming into my life. I love you. I respect you. I want to keep you with me. Thank you, money. Thank you, money. और उसके बाद इसको, पैसे को आपको टच करना है, इसको फील करना है, इसकी आवाज को सुनना है आपको। इसको किस कर सकते हैं आप, अपनी बॉडी से टच कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने हाथ से लगाइए उसको ना, आंख बंद करके ऐसे ना। अभिषेक करना था आपको, ये देखना नहीं था। सर अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर, मतलब दूसरे जगह हूँ अभी। इट्स ओके, करके देखो आप। ठीक है, मैं कर लूंगा, संजीव मैं जी, देख लिया मैंने। आपने किया है तो थोड़ा सा अलग टाइप की फीलिंग आई जब आपने मन में सोचा होगा, ऐसा कुछ बोला होगा तो। करता हूँ, मैं कल मॉर्निंग में करता हूँ, कल करूंगा। संजीव जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपने किया नहीं अभी ये, बट मुझे पता है इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब यस ऐसा सर। बोलते हो तो। कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बोल नहीं रहे संजीव जी। पैसा पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इसके बिना भी गति नहीं है। यस। कहता कहता भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। यस, उसको चलो ठीक है, भगवान से कम वो कंपेयर करना मुझे लॉजिकल कई बार नहीं लगता है। कई सुना कई है बार मैंने। इसकी कई कई बार जहाँ जिसकी इसकी जरूरत है तो है। यस, सो वही बोला जाता है इसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जहाँ इसकी जरूरत है तो आप इसको इग्नोर कर जाओ। जरूरत है तो है। यस। क्या कोई भी है, सन्यासी भी है, उसको भी है। यस, तो वही बोला जाता है कि पैसा वो चीज है जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है जो कि पैसे के बिना क्रिएट होती है, जनरेट होती है। तो हमें होती अब पैसे के साथ रिलेशनशिप उस टाइप से रखना है। नोटबंदी वाले दिन अगले दिन एक सन्यासी मिला मुझे। वो परेशान था। हम्म। क्यों? कि उसके पास पैसे थे पुराने, वो चलेंगे नहीं, वो इसलिए परेशान था। मैं तो सन्यासी होके परेशान है। तो सन्यास कहेगा तेरा? सही बात है। हैं?
तो फिर मैंने उसे पुराने नोट लिए, जो 100 के नोट जो चल रहे थे उसमें वो दिए। भाई मैं कहा, अब मैं कहा यार तू सन्यासी हो गया, व्यापारी बना हुआ है, मैं तो व्यापारी हो गया सन्यासी हूँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं हुई। बंद होगी वही नोटबंदी। वही जो आप हम बात कर रहे हैं ना मनी ईक्यू की, वो वही है हम्म। कि हमें बिहेवियर कैसा रखना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सब कुछ उसके पीछे ही लग के करेंगे। हमें सब मतलब कुछ मैंने उसको बैलेंस बहुत रखना है। डिस्टर्ब देखा, उसको सन्यासी को बहुत डिस्टर्ब देखा। वो क्योंकि सबसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि सिर्फ देखने के लिए सन्यासी था ना वो, बट उसने मनी ईक्यू के बारे में नहीं देखा। बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं जो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखते हैं, नहीं होता उनके पास। क्योंकि उन्होंने उस चीज से कंट्रोल कर लिया है। हम्म। यस, थैंक यू संजीव जी। अभिषेक, रिक्वेस्ट है आप इसको जरूर करें एक्सरसाइज को। और मैंने यस सर, यस सर। इसीलिए आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे कि हमने वो किया कि नहीं किया वो सब चीजें ना। ओके। तो डोंट टेक अदरवाइज। देन कमिंग टू मनी आईक्यू के बारे में, डेफिनेटली आप हमारे साथ कनेक्टेड है तो मनी आईक्यू आप सीख रहे हैं। मनी आईक्यू में वही चीजें जो आप डेली सीख रहे हैं पर्सनल फिनांस के बारे में, मतलब इंटेलिजेंस अबाउट मनी। So definition, understanding about financial concepts, knowing money management, ability to make informed financial decisions. Yes, informed financial decision दो तरह से आगा। आपका मनी ईक्यू पता होना चाहिए आपको, दूसरा मनी आईक्यू होना चाहिए। आपको पता है कौन सी चीज के लिए आपको पैसा खर्च करना है, बट आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अननेसेसरी चीजों पे खर्च करते जाते हैं, क्योंकि हमने बजटिंग नहीं की और बजटिंग कर भी ली ऑन डॉक्यूमेंट तो उसको फॉलो नहीं किया बिकॉज हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया। देन इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो बजटिंग स्किल्स, आपको बजटिंग आनी चाहिए, कैसे आपको कौन सी चीज के लिए कितना पैसा डेडिकेट करना है, आपकी लर्निंग के ऊपर कितना पैसा डेडिकेट करना, आपके नीड्स के ऊपर कितना करना है, वांट्स के ऊपर कितना करना है, आपको अगर चैरिटी करनी, डोनेशंस करना तो कितना करना है, वो सब आपको स्किल्स होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज है 50-30-20 रूल, आसान रूल है। अदरवाइज जो हमने मनी मैनेजमेंट का 6000 प्रिंसिपल सिखाया आप लोगों को, उसको भी यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने पैसे को मॉनिटर कर पाए। मनी इनफ्लो एंड मनी आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आपके पास आ रहा है और कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अगर ये दो चीजों को भी आपने समझ लिया ना, देन डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसिस को बहुत कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। सेविंग स्ट्रेटजीज, डेफिनेटली आपको इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 6 मंथ के आपके एक्सपेंसेस जो है उसके इक्विवेलेंट आपको इमरजेंसी फंड रखना है। आपको सेविंग के गोल रखने हैं जो कि हमने मनी मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कवर किया है, LTSS एंड STSS। आपके लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग फॉर गोल्स और शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग, उसके लिए आपको सेपरेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज आपको प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन करना है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, और शॉर्ट टर्म के लिए आपको लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में ज्यादा एक्सपोजर देना है। देन आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितने टाइप के व्हीकल्स हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो उसको आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, जो भी आप चीजें करना चाहें बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, गोल टर्म। इसीलिए हमने इसको यहाँ कनेक्ट किया है कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना, सब जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमें बॉन्ड्स में या फिर लिक्विड फंड्स में, डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। देन आता है रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। सो आपको रिस्क मिटिगेट करने के लिए आपके पास जो क्रिएटिंग सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट में आपको 3 चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ। नंबर 1, हैविंग एनफ इमरजेंसी फंड। नंबर 2, हैविंग enough coverage with respect to term insurance. Number 3, having enough coverage with respect to health insurance. जब इस तरह से करेंगे तो आपका सेफ्टी नेट क्रिएट हो गया। देन सेविंग योर मनी, सो मनी सेव करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना अपने इन्वेस्टमेंट को, डाइवर्सिफाई करना। उसके लिए आपको 100 माइनस एज रूल बताया गया है। 100 माइनस एज रूल बोलता है कि आपकी जो भी एज है, लेट्स सपोज मेरी एज 40 है, तो 100 minus 40 equals to 60. So not more than 60% of my investment should be invested in equity. इक्विटी में मुझे उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टेकिंग मोर रिस्क। देन कमिंग टू डेट मैनेजमेंट,
सो आपको टाइप ऑफ डेट समझना है, गुड डेट कौन सा है, बैड डेट कौन सा है। सो आपको गुड और बैड के लिए सीधा सीधा समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। गुड डेट वो है जो कि आपके लिए असेट्स क्रिएट कर सकता है, कैश फ्लो क्रिएट कर सकता है, आपके नेटवर्थ को इंप्रूव कर सकता है। बैड डेट वो है जो कि आपकी लाइबिलिटीज क्रिएट करेगा, या फिर कोई ऐसा असेट जो कि डेप्रिसिएटिंग असेट है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। लेट सपोज मैंने 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा, कहने के लिए वो मेरे नेटवर्थ में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, अगर मैं सेल करने जाऊंगा कुछ तो मुझे पैसा देगा, बट दैट इज डेप्रिसिएटिंग असेट। सो डेप्रिसिएटिंग असेट है, इसलिए उसको बैड डेट की तरफ हम कंसिडर करेंगे। तो जब हमने लोन लिया है तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने कितना लोन लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, उसका रिपेमेंट प्लान क्या है, और हमारे पास अगर कोई स्ट्रेटजीज है जिनसे मैं उस लोन को पे ऑफ कर पाऊंगा बिफोर द प्री डिसाइडेड टाइम फ्रेम, देन डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास हेल्पफुल रहेगा। देन कमिंग टू स्ट्रेटजीज ऑफ पेइंग डेट, स्नोबॉल मेथड एंड अवलांच मेथड। सो स्नोबॉल मेथड जस्ट लाइक ये समझिए कि जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप एक छोटा सा बॉल बना के फेंकते हैं, वो भी स्नो का, तो वो क्या होता है नीचे आते आते वो थोड़ा सा कंपाउंड होके बड़ा होता जाता है। सो वही इफेक्ट हमें यहाँ काम करता है कि हमारा जो सबसे छोटी अमाउंट वाला डेट है उसको हम सबसे पहले पे ऑफ करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माई इंटरेस्ट रेट, हमारा इंटरेस्ट रेट कोई भी हो सकता है, बट मेरा जो सबसे छोटी अमाउंट का डेट है उसको मैं पहले पे ऑफ करूंगा, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा वाला डेट होता है उसको मैं सबसे लास्ट में पे ऑफ करता हूँ। यस डेफिनेटली इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आप जब छोटे छोटे अमाउंट वाले लोन को पे ऑफ करते हैं जल्दी जल्दी, तो आपके जो बड़ा वाला लोन है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपके पास कवर करेगा, इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेगा, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपके सर से जो भार होता है, स्ट्रेस होता है, वो निकलता है, बिकॉज आपकी नंबर ऑफ ईएमआईज कम होती हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एडिशनल कैश फ्लो जनरेट होता है। इसलिए अवलांच मेथड डिफरेंट टाइप से वर्क करता है, स्नोबॉल मेथड डिफरेंट टाइप से वर्क करता है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या, उस अकॉर्डिंग हम मेथड सेलेक्ट करते हैं। अवलांच मेथड में जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन होता है उसको सबसे पहले पे ऑफ करते हैं, बिकॉज हमें मिनिमम पेमेंट करना है अपने इंटरेस्ट का। हम उसमें अमाउंट को नहीं कंसीडर करते हैं, टाइम फ्रेम को नहीं कंसीडर करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है परसेंटेज वाइज उसको हम सबसे पहले पे ऑफ करते हैं। डेफिनेटली इसमें हमारे पास इंटरेस्ट को हम कम कर पाएंगे, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसमें कई बार लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि यार कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है, पिछले महीने भी उतना ही दिख रहा था, इसमें इस महीने भी इतना ही दिख रहा है, क्योंकि बड़े लोन होते हैं। तो इसलिए अवलांच मेथड डिफरेंट टाइप से काम करेगा, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा मेथड को चूज करना है। देन होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आईक्यू, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। जब अपने मनी के बारे में इंटेलिजेंस रखेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बजटिंग करना है, कैसे पैसा सेव करना है, देन डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा और आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपको कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट देगा। अगर आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लान किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आप, और वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में आप, बिकॉज आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप सही डिसीजंस ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंसेस। आपको कैसे इंप्रूव करना है उसको मनी आईक्यू को, सो एजुकेशन, जस्ट लर्निंग अबाउट इट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो हम इंप्रूव कर पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट सही डायरेक्शन में सही टाइम पे प्रैक्टिस करनी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है आपको, कंटिन्यूस लर्निंग करनी है आपको, ताकि जो नए नए इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में आपको अवेयरनेस रहे। देन कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं, मनी आईक्यू इज इनेट, मतलब मनी की आईक्यू ऐसी है जो कि हमें जन्म से मिलती है। तो मिसकंसेप्शन है, आप इसको सीख सकते हैं, जस्ट स्किल है, आप लर्निंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बुक पढ़ के ट्रेनिंग से सीख सकते हैं आप। फाइनेंशियल एजुकेशन ओनली द वेल्दी इंडिविजुअल्स,
तो लोग क्या सोचते हैं कि जितने बड़े लोग होंगे उन्हीं के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, बट होता उल्टा है। उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी इसलिए वो अमीर बने, वेल्दी बने। जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती वो गरीब ही रहता है। जैसा हमने बात की है कि मनी ईक्यू एंड आईक्यू, अगर उसको मैं 1 करोड़ रुपया भी दे दूंगा, 1 साल बाद मेरे पास आ जाएगा मेरे पास कुछ नहीं बचा, बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेकिंग रिस्क इक्वल्स टू फाइनेंशियल सक्सेस। तो हम क्या सोचते हैं, रिस्क लेना है और हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि रिस्क लो आगे बढ़ो। रिस्क लेना अच्छी बात है, बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपको समझना है कि आप किस डायरेक्शन में रिस्क ले रहे हैं। जिस बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं, मैं 1 करोड़ का लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, फेल हो जाऊंगा क्या होगा मेरा। बट जिस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, समझता हूँ, नॉलेज है मुझे उसके बारे में, मैं सही डायरेक्शन लूंगा, सही नॉलेज लूंगा उसके बारे में, सही गाइडेंस लूंगा, और उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, देन डेफिनेटली मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा। रिस्क दोनों में है, बट आपको रिस्क को समझना है। कैसे आप सही डायरेक्शन में रिस्क लेंगे, सही अमाउंट का रिस्क लेंगे, सही गाइडेंस में रिस्क लेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड टू कंक्लूड टुडेस सेशन, मनी आईक्यू एज लॉन्ग एज जर्नी, एज लॉन्ग लाइफ जर्नी। यस, मनी आईक्यू ऐसा है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे डिसिप्लिन आ रहा है आपके अंदर। आपको प्रैक्टिस करना है डेली, मंथली बेस पे आपको अपने बजटिंग करनी है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है। हर बार नए नए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, अपने गोल को प्रॉपरली प्लान करना है, उन गोल के अलाइन अपने इन्वेस्टमेंट करना है। इसलिए लाइफ लॉन्ग जर्नी है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी लर्निंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि संजीव जी ने अभी शेयर किया कि कहने के लिए तो हम साधु महात्मा हैं, बट हम अपने मनी के रिलेटेड इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ हम देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए साधु हैं, बट एक्चुअल में हम है नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमें धीरे 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 मनी के इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट करना है, और इस इन्फॉर्म डिसीजंस लेना है, राइट डायरेक्शन में अपने मनी को देना है, ताकि हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग कर पाए और विदाउट एनी स्ट्रेस अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।